अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 33 एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डाइजेस्टिव जूसेस को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने 5 पढ़े थे कि डाइजेस्टिव जूस जो उनसे होते हैं 5 होते हैं, स्लाइवा, पेनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, बाइल पढ़ा था। उसके अलावा हम लोगों ने गैस्ट्रिक जूस पढ़ा था। ये सारे के सारे 5 जूसेस को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्लाइवा को डिटेल में पढ़ लिया था, स्लाइवा के फंक्शन, स्लाइवा की कंपोजिशन, स्लाइवा की सारी डेफिनेशन सबको डिटेल में पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने गैस्ट्रिक जूस को स्टार्ट किया होता है। गैस्ट्रिक जूस ऐसा डाइजेस्टिव जूस जो स्टमक के अंदर से सिक्रीट हो, ऐसी सिक्रीशन जो स्टमक से रिलीज हो, उसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस को भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, उसकी कंपोजिशन वगैरह सारा कुछ पढ़ दिया था। आज हम लोगों ने पढ़ने फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस कि गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टमक से क्यों रिलीज होता है। हमें पता है डाइजेशन के लिए रिलीज होता है, खुराक की ब्रेकडाउन के लिए, खुराक की तोड़फोड़ के लिए रिलीज होता है, लेकिन मजीद इसके क्या क्या फंक्शन है, ये किस तरह खुराक को तोड़ने में मदद देता है, सारा कुछ पढ़ते हैं। पेज नंबर 102 पे आ जाओ, वहां पे हेडिंग बनी है फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। डाइजेस्टिव फंक्शन, पहला फंक्शन जो गैस्ट्रिक जूस का है वो क्या है, डाइजेस्टिव फंक्शन है। हर सिक्रीशन का, हर डाइजेस्टिव जूस का जो पहला फंक्शन होगा वो डाइजेस्टिव फंक्शन ही होगा, ठीक है। अब गैस्ट्रिक जूस डाइजेस्टिव फंक्शन किस तरह देता है, गैस्ट्रिक जूस एक्ट्स मेनली ऑन प्रोटीन्स। अब जो गैस्ट्रिक जूस है, ऐसी सिक्रीशन जो स्टमक से रिलीज हो, उसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। वो खास तौर पर प्रोटीन काम करती है, प्रोटीन को तोड़फोड़ करती है, ठीक है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स ऑफ द गैस्ट्रिक जूस आर पेप्सिन एंड रेनिन। अब ऐसे एंजाइम्स जो प्रोटीन को तोड़ें, उन एंजाइम्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर वो एंजाइम्स, उन एंजाइम्स का क्या नेम है जो प्रोटीन को तोड़ते हैं। गैस्ट्रिक जूस प्रोटीन्स को तोड़ते हैं। स्टमक के अंदर जितनी भी सिक्रीशन है, जितनी भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन है, वो एंजाइम्स को तोड़ती है। अब वो एंजाइम्स कौन कौन से पाए जाते हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर, वो होते हैं पेप्सिन और रेनिन, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन से 2 एंजाइम्स मौजूद हैं जो प्रोटीन को तोड़ते हैं, प्रोटियोलिटिक एक्शन रखते हैं। प्रोटियोलिटिक एंजाइम गैस्ट्रिक जूस के कौन से हैं, तो आप लोगों को पता हो कि पेप्सिन है और रेनिन है, ठीक है। आगे हम लोग सेकंड फंक्शन इसका पढ़ लेते हैं। हीमोपियोटिक फंक्शन देता है गैस्ट्रिक जूस। वो किस तरह, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कास्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर आप लोगों को मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो प्रोटीन है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था 2 ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं गैस्ट्रिक जूस के, 2 ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, पहला म्यूकस और दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर, मतलब दूसरी प्रोटीन है। अब secreted by the parietal cells of gastric glands play an important role in the erythropoiesis। अब ये जो सा इंट्रिंसिक फैक्टर गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाया जाता है, मतलब प्रोटीन जो सी पाई जाती है, वो क्या करती है, वो इंपॉर्टेंट रोल अहम किरदार अदा करती है किसमें, एरिथ्रोपोइसिस में। एरिथ्रोपोइसिस आप लोग कई लेक्चर्स में पढ़ चुके हो, सुन चुके हो कि एरिथ्रोपोइसिस रेड ब्लड सेल्स को बनाने का एक अमल है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन किस अमल से होती है, एरिथ्रोपोइसिस से होती है। तो रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए भी एक अहम किरदार अदा करता है क्या, गैस्ट्रिक जूस के अंदर मौजूद इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। और ये कहां से रिलीज होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, पेराइटल सेल से रिलीज होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के, ठीक है। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस देते हैं। उन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के जो पेराइटल सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो एरिथ्रोपोइसिस करवाते हैं, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करवाते हैं। इट इज नेसेसरी फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, और ये विटामिन B12 को स्टमक के अंदर ऑब्जर्व करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव फंक्शन भी होता है गैस्ट्रिक जूस का, वो किस तरह के ऊपर आप लोग पढ़ चुके हो कि ये स्टमक की वॉल को के आगे बैरियर के तौर पर काम करता है कि कोई एसिडिक फूड जो है वो स्टमक की वॉल पर कोई ना कोई इन्फेक्शन ना दे दे, कोई ना कोई इंजरी ना दे दे। तो फिर भी एक बार हम लोग दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शन ऊपर हमने जो म्यूकस का पढ़ा था, ठीक है, कि म्यूकस प्रिवेंट करता है मैकेनिकल इंजरी। अब इधर हम लोग रीड कर लेते हैं इस फंक्शन में कि म्यूकस इज अ म्यूकोप्रोटीन, कि म्यूकस जो है एक प्रोटीन का बना हुआ लिक्विड है, प्रोटीन वाला म्यूकस है। वो क्या है, सिक्रेटेड इन द स्टमक, स्टमक के अंदर रिलीज होता है। गैस्ट्रिक, ऑब्वियसली गैस्ट्रिक जूस का एक पार्ट है, गैस्ट्रिक जूस म्यूकस से बना हुआ है, तो स्टमक से ही रिलीज होगा, ठीक है। इट प्रिवेंट्स मैकेनिकल इंजरी टू द स्टमक वॉल बाय लुब्रिकेटिंग द कंटेंट्स
अब जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर मौजूद म्यूकस है वो कंटेंट को, मतलब फूड को, जितनी भी फूड है उसको लुब्रिकेट करके, उसको मॉइस्चर करके स्टमक की वॉल को महफूज रखता है किसी भी चोट से, ठीक है। It prevents mechanical injury by acting as a barrier between the stomach wall and the corrosive acidic gastric juice। वही दो लाइंस जो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर, आप लोग जो दो लाइंस पढ़ चुके हैं वही लाइंस दोबारा हैं कि जो म्यूकस है वो स्टमक वॉल के और एसिडिक फूड के दरमियान एक बैरियर के तौर पर काम करता है, एक रुकावट के तौर पर काम करता है, जो दोनों को आपस में कोई एक्शन नहीं करने देता ताकि कोई इंजुरी ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, स्टमक की वॉल थोड़ी सी खराब ना हो जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टमक के अंदर जो सी खुराक होती है वो एसिडिक होती है। गैस्ट्रिक जूस बेसिकली एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। उस एसिड की वजह से जो खुराक होती है स्टमक के अंदर वो एसिड वाली होती है, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद हो। फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैं बता चुकी हूँ कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, मतलब जो स्टमक के अंदर जितनी खुराक मौजूद है वो एसिडिक होती है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन पढ़ लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। इट एक्टिवेट्स पेप्सिनोजेन इनटू द पेप्सिन। अब हमारे स्टमक के अंदर पेप्सिनोजेन है, ठीक है। वो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में तब्दील कर देता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजेन के ऊपर आता है तो वो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिन में चेंज कर देता है। तो वो पेप्सिन जो सी होती है वो एसिडिक हो जाती है। वो क्या करती है? किल सम ऑफ द बैक्टीरिया एंटरिंग इनटू द स्टमक अलोंग विद द फूड सब्सटेंसेस। तो जो सी हमने खुराक खाई होती है उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं उनको मार देती है। कौन? पेप्सिन। पेप्सिन बेसिकली क्या है? पेप्सिनोजेन है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस की मदद से रिलीज होगा तो पेप्सिनोजेन जो सी पेप्सिन के अंदर तब्दील हो जाएगी। जब पेप्सिन या स्टमक एसिडिक हो जाएगा तो उससे खुराक के अंदर मौजूद जितने भी बैक्टीरिया वो मर जाएंगे, ठीक है। एंड प्रोवाइड्स एसिड मीडियम विच इज नेसेसरी फॉर द एक्शन ऑफ द हार्मोन्स। और फिर एसिड वाला माहौल बना देंगे स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर, ताकि जितना भी आगे हार्मोन्स की रिलीज के लिए जितना भी हमें एसिड वाला मीडियम जरूरी होगा तो उससे हार्मोन्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। गैस्ट्रिक जूस आप लोगों का इतना ही था, आप लोगों को फंक्शंस अच्छे तरीके से याद हो। अगर आप लोगों को कंपोजिशन गैस्ट्रिक जूस की पता होगी कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, म्यूकस है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर है, तो आप लोगों को खुद ही फंक्शन उनके डिटरमाइन हो जाएंगे। फंक्शन आप लोगों को खुद ही दिमाग में बैठ जाएंगे कि जब ये चीजें पाई जाती हैं तो इसका मतलब फिर इसका ये फंक्शन भी होगा। तो अब हम लोग पैनक्रियाटिक जूस को डिस्कस कर लेते हैं। ये मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता चुकी हूँ कि पैनक्रियाटिक जूस एक डाइजेस्टिव जूस है जो पैनक्रियाज से रिलीज होता है, ठीक है। पैनक्रियाज एक ऑर्गन है, वैसे तो एलिमेंट्री ट्रैक्ट में नहीं आता, एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर नहीं आता जहां से खुराक गुजरती है। पैनक्रियाज से खुराक हरगिज नहीं गुजरती, वो अपने रास्ते से ही खुराक गुजरती है। लेकिन पैनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें से सिक्रीशन आती है, पैनक्रियाज जूस आता है जो डाइजेशन में मदद देता है, खुराक को तोड़ने में मदद देता है। इस वजह से हम लोग इसको डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा कह सकते हैं, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 103 पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। Pancreas is a dual organ having two functions, namely endocrine function and exocrine function। अब पेनक्रियाज जो है उसके दो काम है, ठीक है। एक ऐसा ऑर्गन है जो ड्यूल फंक्शनिंग देता है, मतलब इसका एंडोक्राइन फंक्शन भी है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी है। वो मैं बता देती हूँ किस तरह के। अगर पेनक्रियाज एंडोक्राइन फंक्शन दे रहा है तो वो क्या, उसमें क्या होता है, उसमें हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवाता है। और दूसरा ये कि जो अगर एक्सोक्राइन फंक्शन देगा तो इससे डाइजेस्टिव जूस की सेक्रेशन होगी। मैं एक बार रीड करवा देती हूँ फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ। एंडोक्राइन फंक्शन इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड द एक्सोक्राइन फंक्शन इज कंसर्न्ड विद द सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड पैनक्रियाटिक जूस। अब जो पैनक्रियाज ऑर्गन आप लोगों की बॉडी में पाया जाता है ना, वो दो काम करता है, एक्सोक्राइन फंक्शन देता है, एंडोक्राइन फंक्शन देता है। जब एंडोक्राइन फंक्शन दे रहा हो तो क्या करेगा, हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवाएगा, जितने भी हार्मोन्स हैं वो उनकी प्रोडक्शन करवाएगा। और जब वो एक्सोक्राइन तौर पर काम करेगा तब
पेनक्रियाज क्या करेगा, डाइजेस्टिव जूस की प्रोडक्शन करवाएगा, मतलब पेनक्रियाटिक जूस बनाएगा। ठीक है, आगे हम लोग कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। ये दो फंक्शन आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, पेनक्रियाज के सिर्फ दो फंक्शन है, या तो ये हार्मोन्स बनाता है या फिर ये पेनक्रियाटिक जूस बनाता है। ठीक है, पेनक्रियाज के दो फंक्शंस हैं, ये दो फंक्शन आप लोगों ने एज इट इज याद करना है। आगे हम लोग थोड़ी सी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं कि पेनक्रियाटिक जूस क्या क्या किस किस चीज का बना हुआ है। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स 99.5% ऑफ वाटर एंड 0.5% ऑफ सॉलिड। बिल्कुल सलाइवा और गैस्ट्रिक जूस की तरह कि सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस और पेनक्रियाटिक जूस तीनों 99.5% वाटर के बने हुए हैं और 0.5% सॉलिड के बने हैं। आगे जाके थोड़ी सी जो हम लोग बाइल को डिस्कस करेंगे, जो आगे हम लोग इंटेस्टाइनल जूस को डिस्कस करेंगे, वो उनकी कंपोजिशन डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, इन तीनों की आप लोगों ने याद रखनी है कि इन तीनों की 99.5% वाटर है और 0.5% सॉलिड है। सॉलिड्स आर दी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और जो सॉलिड्स हैं उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हैं। अब जो सॉलिड्स को आगे क्लासिफाई, आगे डायग्राम आप लोगों को नजर आ रही है ना, उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से हैं, एंजाइम्स हैं और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। एंजाइम्स आप लोगों ने ये सारे एज इट इज याद करने। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स जो प्रोटीन को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन करते हैं। ठीक है, वो कौन से हैं, ट्रिप्सन, काइमोट्रिप्सन, कार्बोजाइड पेप्टिडेज, न्यूक्लियेज, इलास्टेज, कोलेजिनेज, एमाइलोलिटिक एंजाइम, पेनक्रियाटिक एंजाइम। ठीक है, ये आप लोगों ने एज इट इज याद करना। आगे लिपोलिटिक एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम जो लिपिड्स की ब्रेक डाउन करते हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे, लिपोलिटिक एंजाइम्स कहेंगे। पेनक्रियाटिक लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलेज। ठीक है, फोस्फोलाइपेज ए, फोस्फोलाइपेज बी, कोलिपेज बाइल सॉल्ट एक्टिवेटेड लाइपेज। ठीक है, ये आप लोगों ने एज इट इज नेम याद रखना है और दोनों में फर्क भी याद रखना है कि कौन से एंजाइम कौन से, कौन से एंजाइम कौन से हैं। ठीक है, लिपिड्स वाले एंजाइम कौन से हैं, प्रोटीन वाले एंजाइम कौन से हैं। दूसरे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से इसमें पाए जाते हैं, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। ठीक है, ये आप लोगों ने दो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी याद रखने हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट। ठीक है, ये भी आप लोगों ने सारी की सारी कंपोजिशन एज इट इज याद करनी है। इसमें से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं और आते रहे हैं। किसकी ये कंपोजिशन है, ये पेनक्रियाज की कंपोजिशन है कि पेनक्रियाज किन किन चीजों से बना हुआ है। आगे हम लोग पेनक्रियाज के फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। पेनक्रियाटिक जूस हैज डाइजेस्टिव फंक्शंस एंड न्यूट्रलाइजिंग फंक्शंस। अब पेनक्रियाज का एक डाइजेस्टिव फंक्शन भी है और ऊपर तो हमने बात की थी कि ये एक एंडोक्राइन फंक्शन देता है और एक्सोक्राइन फंक्शन देता है कि ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवाता है और गैस्ट्रिक जूस बनाता है। लेकिन अगर हम लोग इसको दूसरी चीजों पर अगर इसके फंक्शन देखेंगे, दूसरी चीजों पर क्या फंक्शन, खुद क्या काम करता है, खुद ये हार्मोन की प्रोडक्शन करता है और पेनक्रियाज जूस बनाता है। लेकिन दूसरी चीजों पर ये क्या फंक्शन देता है वो हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो डाइजेस्टिव फंक्शन पहला जैसा हम लोग देख रहे हैं कि ये डाइजेस्टिव फंक्शन देता है और न्यूट्रलाइजिंग एक्शन देता है। मतलब न्यूट्रलाइज मतलब चीजों को इनएक्टिव कर देता है, उसको बेकार कर देता है, उसका जितना भी एक्शन है उसको खत्म कर देता है। ठीक है, वो किस तरह डाइजेस्टिव फंक्शन पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पेनक्रियाटिक जूस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। हमें पता है कि पेनक्रियाटिक जूस के अंदर लिपोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, लिपिड्स को तोड़ने वाले एंजाइम, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम। तो इसका मतलब यह है कि पेनक्रियाटिक जूस डाइजेशन करवाता है किसकी, प्रोटीन और लिपिड्स की। ऊपर डायग्राम में आप लोगों को नजर आ रहा है कि एंजाइम्स कितने ज्यादा पाए जाते हैं और कौन कौन से एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं। प्रोटियोलिटिक एंजाइम पाए जा रहे हैं, लिपोलिटिक एंजाइम पाए जा रहे हैं, मतलब प्रोटीन और लिपिड्स को तोड़ने वाले इतने ज्यादा एंजाइम्स पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि पेनक्रियाटिक जूस का मेन फंक्शन डाइजेशन का किस में है, लिपिड्स को तोड़ने में और प्रोटीन को तोड़ने में। इट ऑल्सो हैज माइल्ड डाइजेस्टिव एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। अब ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके अंदर जो से हैं वो कार्बोजली पेप्टिडेज भी पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा ये कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन भी करवाते हैं। कौन, पेनक्रियाटिक जूस। खुराक के अंदर जो सी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन पाई जाती है उनको तोड़ फोड़ का काम कौन करता है, पेनक्रियाटिक जूस करता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजिंग एक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं कि कौन सी चीजों को ये डीएक्टिव कर देता है या इनएक्टिव कर देता है। When acid chyme enters intestine from the stomach, हमें पता है कि जो खुराक, जो लिक्विड मटेरियल, जो लिक्विड जो सा शोरबा या जितना भी हम लोग कह लें कि ग्रेवी वगैरह जो सी होती है,
की शक्ल में जो सी खुराक होती है वो स्टमक से जो मैदे से निकलती है वो एसिडिक होती है। हमें पता है कि जो स्टमक है उसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो चुका होता है, तो जो उनकी खुराक होती है वो सारी की सारी एसिडिक होती है। तो जब वो खुराक मैदे से इंटेस्टाइन के अंदर आती है, आंतड़ियों के अंदर आती है, तो वो खुराक जो होती है वो एसिडिक होती है, ठीक है। उस एसिड इफेक्ट को कम करने के लिए पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, बाइल रिलीज होता है, ताकि उस इफेक्ट को कम कर दिया जाए। वो हम लोग कैसे पढ़ते हैं एक बार, When acid chyme enters into the intestine from the stomach, जब वो एसिड वाला काइम जो सा होता है पार्टली डाइजेस्टेड फूड होता है और प्लस लिक्विड होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस बेसिकली होता है, ठीक है। थोड़ा सा पार्टली मुकम्मल डाइजेशन नहीं होती, मुकम्मल तौर पर पानी नहीं बन चुका होता, थोड़े से पार्टली डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, काइम बनाते हैं। वो काइम जो सा होता है एसिडिक होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है। जब वो एसिडिक काइम स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, फिर क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ बाइकार्बोनेट इज रिलीज इनटू द इंटेस्टाइन। तो जो पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियास से रिलीज हो रहा होता है, जिसमें बाइकार्बोनेट्स की बहुत ज्यादा तादाद होती है, वो इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होती है, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियास से रिलीज होके कहाँ जा रहा होता है, इंटेस्टाइन में जा रहा होता है, जिसके अंदर जो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज हो रहा होता है उसमें बाइकार्बोनेट की बहुत ज्यादा तादाद होती है, ठीक है। Presence of large quantity of bicarbonate ions make the pancreatic juice highly alkaline। अब हमें पता है बाइकार्बोनेट जो सा होता है बेस है, ठीक है, बेसिक। अल्कलाइन मतलब बेसिक। तो जितना ज्यादा बाइकार्बोनेट पेनक्रियाटिक जूस के अंदर पाया जाता है, पेनक्रियाटिक जूस उतना ज्यादा अल्कलाइन होता है। क्यों ये पेनक्रियाटिक जूस अल्कलाइन इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ताकि एसिडिक काइम है जो एसिड वाली स्टमक से खुराक आई होती है उसके एसिडिक इफेक्ट को कम कर सके, उसके अंदर बेस ऐड करके उसको थोड़ा सा बेसिक कर सके, ठीक है। न्यूट्रलाइजेज एसिडिटी ऑफ द काइम ऑफ द इंटेस्टाइन, ताकि इंटेस्टाइन के अंदर जो काइम आ रहा है उसमें जितनी भी काइम की एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर सके, उसको इनएक्टिव कर सके, उसकी इफेक्टिवनेस को खत्म कर सके, ठीक है। न्यूट्रलाइजिंग एक्शन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द इंटेस्टाइन फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव एक्शन ऑफ द एसिड इन द काइम। अब ये अगर पेनक्रियाटिक जूस सही तरह रिलीज ना हो तो पेनक्रियाटिक जूस जब रिलीज नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसका जो न्यूट्रलाइजिंग एक्शन है वो कोई नहीं देगा, क्योंकि ये काम तो पेनक्रियाटिक जूस करता है। जब एसिड काइम की न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी और वो एसिड काइम जो सा स्टमक से इंटेस्टाइन में बगैर न्यूट्रलाइज के चला जाएगा तो उससे जो सा इंटेस्टाइन की वॉल्स है वो डिस्ट्रक्टिव एक्शन के शिकार हो जाएंगी, मतलब वो एसिड की वजह से खराब होना शुरू हो जाएंगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, बहुत ज्यादा बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से पेनक्रियाटिक जूस का न्यूट्रलाइजिंग एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो एसिड वाली जितनी भी खुराक स्टमक से इंटेस्टाइन में आई है उसकी एसिडिटी को कम कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बाइल को। बाइल जूस, बाइल का इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि बाइल जो सी रतूबत है, बाइल जो सी सिक्रीशन है, डाइजेस्टिव जूस जो है ये कहाँ से सिक्रीट होता है, ये लीवर से सिक्रीट होता है। ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बन रही। स्लाइवा को तो पता होता है माउथ में, इंटेस्टाइनल जूस का इंटेस्टाइन से पता चल रहा है, पेनक्रियाटिक जूस का पेनक्रियास से पता चल रहा है, लेकिन बच्चे बाइल पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बाइल का आप लोगों ने हमेशा ये पॉइंट किसी तरह बना लेना है कि बाइल जो है लीवर से सिक्रीट होता है। तो पेज नंबर 104 पर आ जाओ, बाइल जूस, ठीक है। बाइल इज अ थिक अल्कलाइन फ्लूइड। अब बाइल जो है वो बेसिक फ्लूइड है, मतलब बेस का बना हुआ है, अल्कलाइन फ्लूइड है। पेनक्रियाटिक जूस भी जो है वो भी अल्कलाइन फ्लूइड है, मतलब बेस का बना हुआ है, ठीक है। डेट इज सिक्रेटेड बाय द लिवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। अब बाइल का एक पॉइंट आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि ये लीवर से सिक्रेट तो लीवर से होता है, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर पे, ठीक है। लीवर के पास ही, लीवर के बेसिकली साथ ही जुड़ा होता है, लीवर के थोड़ा सा नीचे ग्रीन कलर का मेंशन हुआ होता है, ठीक है। वो क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है। उस गॉल ब्लैडर के अंदर जो सा बाइल सिक्रीट स्टोर होता है, ठीक है। जो बाइल है वो लीवर से सिक्रीट होता है, लीवर जो है वो बाइल को बनाता है, निकालता है, लेकिन जो ये बाइल है वो स्टोर कहाँ पे होता है, वो
गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, फ्रॉम विच इट इज इजेक्टेड इंटरमिटेंटली इनटू द ड्यूडेनम विया द कॉमन बाइल डक्ट। फिर वहां से जो बाइल स्टोर हुआ होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, जब खुराक रास्ते से गुजर रही होती है, जब उस बाइल की जरूरत होती है, तो बाइल डक्ट की मदद से वो जो बाइल डक्ट की मदद से बाइल को ड्यूडेनम के अंदर ले दिया जाता है। ड्यूडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है ड्यूडेनम, ठीक है, तो ड्यूडेनम के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। बाइल की समझ आ गई है कि बाइल जो से थिक अल्कलाइन फ्लूइड है कि मोटी सिक्रीशन है और बेस की बनी हुई है, लीवर से सिक्रीट होती है, लेकिन स्टोर कहाँ पे होती है? गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होती है। फिर जब हमें बाइल की जरूरत पड़ती है, तो वो जो जब खुराक को बाइल की जरूरत पड़ती है, तो वो बाइल जो सा है वो गॉल ब्लैडर से ड्यूडेनम में आ जाता है। ड्यूडेनम कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, ठीक है। और ड्यूडेनम में कहाँ से आती है? बाइल डक्ट में बाइल का एक रास्ता वहां से आती है। इंटरमिटेंटली इजेक्टेड होती है, मतलब इरेगुलरली, थोड़ी मुसलसल रिलीज नहीं होती, जब जरूरत पड़ती है तभी रिलीज होती है, कभी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, कभी बहुत थोड़ी रिलीज हो जाती है। आगे हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं बाइल की कंपोजिशन की। बाइल किस किस चीजों से बना हुआ है? Bile contains 97.6% of water and 2.4% of solid include organic and inorganic substances। के जो बाइल है उसमें 97.6% क्या चीज पाई जाती है? वाटर पाया जाता है, और 2.4% जो है इसके अंदर सॉलिड पाया जाता है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। पहले हम लोग तीनों का क्या पढ़ चुके हैं? 99.5% और 0.5% किसका? सलाइवा का, पेनक्रियाटिक जूस का, गैस्ट्रिक जूस का। अब बाइल का आप लोगों ने याद रखना है कि 97.6% वाटर है और 2.4% इसमें सॉलिड है। अब सॉलिड कौन कौन से इसमें पाए जाते हैं? अगर हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सॉलिड देखें तो वो है बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी एसिड्स है, लेसिथीन है, म्यूसिन है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस देखें तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, ये सारे के सारे जितने 5 के 5 हैं, ये सलाइवा के अंदर भी पाए जाते हैं, और उसके बाद पेनक्रियाटिक जूस के अंदर भी यही 5 पाए जाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं बाइल के। पहला फंक्शन देख लें अगर हम लोग तो डाइजेस्टिव एंड अब्जॉर्प्टिव फंक्शन। हर डाइजेस्टिव जूस का जो पहला फंक्शन होगा वो डाइजेस्टिव फंक्शन ही होगा, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स इन द इंटेस्टाइन। अब आखिरी जो सी डाइजेशन होगी वो इंटेस्टाइन के अंदर होगी। अब उस खुराक का जो सा फैट्स वाला पार्ट है, उस खुराक की जितनी भी चर्बी है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? बाइल सॉल्ट्स की जरूरत होती है, ठीक है। बाइल्स के अंदर जितने भी सॉल्ट्स पाए जाते हैं, जितने बाइकार्बोनेट्स वगैरह, ये सॉल्ट ही हैं, ठीक है। ये जितने भी बाइल के सॉल्ट्स पाए जाएंगे वो क्या करेंगे? फैट्स जितनी भी इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होगी, खुराक की फैट्स, उसको डाइजेस्ट करेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। एक्सक्रीटरी फंक्शन, बाइल पिगमेंट्स आर द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ द बाइल। अब जो से बाइल है वो एक्सक्रीटरी फंक्शन भी देता है, मतलब बहुत से प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करता है। मसलन बाइल पिगमेंट को एक्सक्रीट करता है, इसके अलावा और दूसरी चीजों को भी बहुत ज्यादा एक्सक्रीट करता है। जो नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 105 पर, वो और कौन कौन सी चीजों को बाइल एक्सक्रीट करता है वो है हैवी मेटल्स लाइक कॉपर एंड आयरन। कॉपर और आयरन को खारिज करता है। इसके अलावा सम बैक्टीरिया लाइक टाइफाइड बैक्टीरिया, बहुत से बैक्टीरिया को खारिज करता है, जैसे कि ऐसे बैक्टीरिया जो बॉडी के अंदर टाइफाइड करते हैं उनको भी खारिज करता है। सम टॉक्सिन्स को, जहर को खारिज करता है। कोलेस्ट्रॉल को, लेसिथिन को, अल्कलाइन फॉस्फेटेज को, ये आप लोगों ने एज इट इज याद करना है कि एक्सक्रीटरी फंक्शन भी बाइल देता है। लेसेटिव फंक्शन, बाइल सॉल्ट्स एक्ट एज लेसेटिव्स बाय स्टिमुलेटिंग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जिसमें खुराक जो है ना वक्फे से जाती है, इस तरह करके मूवमेंट होती है। पहले खुलता है, फिर बंद होता है, फिर खुलता है, फिर बंद होता है, ठीक है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, ठीक है। इसमें भी जो है बाइल का एक अहम किरदार है, एक इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद एंटीसेप्टिक एक्शन, बाइल इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया इन द ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन बाय इट्स नेचुरल डिटर्जेंट एक्शन। अब बाइल के अंदर बहुत से डिटर्जेंट्स हैं ऐसे जो बहुत से बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं, ठीक है। अब कहाँ ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं? इंटेस्टाइन के ल्यूमन के अंदर। इंटेस्टाइन के अंदर की जितनी भी कैविटी है, इंटेस्टाइन के अंदर की जितनी भी जगह, उसके अंदर जितने बैक्टीरिया पाए जाएंगे या ऐसे बैक्टीरिया जिनकी जरूरत ना हो, उनकी ग्रोथ को रोकता है कौन? बाइल, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। मेंटेनेंस ऑफ पीएच
इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी के जितना भी रास्ता है उसकी पीएच को मेंटेन रखने में भी बाइल एक अहम किरदार अदा करता है। वो कैसे? एज बाइल इज हाईली अल्कलाइन, हमें पता है जो बाइल है वो थिक अल्कलाइन फ्लूइड है, मतलब बेस का बना हुआ है। इट न्यूट्रलाइजेज द एसिड काइम व्हिच एंटर्स द इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक। तो जो स्टमक से एसिड वाली काइम आ रही होती है, एसिड वाली एसिडिक खुराक जितनी भी आ रही होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए इसका बेसिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। Thus an optimum pH is maintained for the action of digestive enzymes। तो इस वजह से एक ऑप्टिमम pH को मेंटेन रखा जाता है, एक मुनासिब pH को बरकरार रखा जाता है ताकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपना काम कर सकें, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ gallstone formation, bile plays an important role in the prevention of gallstone formation। कि गाल ब्लैडर के अंदर अगर पत्थर बनना शुरू हो जाए तो वो एक बीमारी है। अगर बाइल ना बने और गाल ब्लैडर के अंदर बाइल ना स्टोर हो तो इसकी वजह से गाल ब्लैडर के अंदर गाल स्टोन्स हो जाते हैं, जो कि एक डिसऑर्डर है, एक डिजीज है, ठीक है। तो इस अगर बाइल की सिक्रीशन नहीं होगी, बाइल नहीं होगा तो हमें उससे क्या हो सकता है? गाल स्टोन हो सकते हैं, ठीक है। लुब्रिकेशन फंक्शन है, द म्यूसिन इन द बाइल एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट फॉर द काइम इन इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन के अंदर जो काइम आ चुका है, अब जो इंटेस्टाइन के अंदर काइम मौजूद है वो एसिडिक नहीं है क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस की वजह से वो न्यूट्रलाइज उसका इफेक्ट हो चुका है। अब जो इंटेस्टाइन के अंदर काइम मौजूद है, जो थोड़ी सी पार्टली डाइजेस्टेड फूड और गैस्ट्रिक जूस है, वो लुब्रिकेंट होता है। बाइल अगर उसमें ऐड हो जाए, बाइल वाली सिक्रीशन उसके अंदर ऐड हो जाए तो जितनी भी वो काइम है वो लुब्रिकेंट हो जाती है, मजीद पतली हो जाती है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों को बाइल के सारे फंक्शंस को आई होप समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप ज़रूर क्वेश्चन ज़रूर किया करें ताकि हम आप लोगों को हमें फीडबैक वगैरह मिल सके। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इंटेस्टाइन के जूस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।